बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, जानान टेक स्टूडियो से हाज़िर है आपका होस्ट अवैस अहमद। दोस्तों, आज हमारी टर्निटन की क्लास नंबर 3 है। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि हम किसी भी क्लास में असाइनमेंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। असाइनमेंट की कुछ टाइप्स हैं हमारे पास, हम वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा मैं ग्रेड बुक पे भी थोड़ी सी बात करूँगा। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए मैं लॉगिन हो जाता हूँ, बल्कि मैं लॉगिन हो चुका हूँ ऑलरेडी। दोस्तों, ये है हमारा वो होम पेज, इंस्ट्रक्टर का होम पेज। कल हमने ये आप देख रहे हैं एमफिल थीसिस, ये वाली क्लास हमने क्रिएट की थी। तो मैं इसी क्लास ही में एंटर हो जाता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देख रहे हैं आप, मैं एंटर हो चुका हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐड असाइनमेंट्स, और यहाँ पे इन्होंने कुछ लिखा भी है, बिफोर यू और योर स्टूडेंट्स कैन सबमिट ए पेपर यू फर्स्ट नीड टू क्रिएट एन असाइनमेंट। तो मतलब कि आप या अगर आपके स्टूडेंट असाइनमेंट सबमिट करना चाहते हैं तो इससे पहले आप यहाँ पे ऐड असाइनमेंट करेंगे, मतलब आप असाइनमेंट क्रिएट करेंगे, तो तभी आप असाइनमेंट जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से असाइनमेंट पे क्लिक करूँगा और असाइनमेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ असाइनमेंट पे, ऐड असाइनमेंट पे, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं असाइनमेंट जो है वो पेज ओपन हो रहा है। जी, ये आप देख रहे हैं न्यू असाइनमेंट। यहाँ पे जो है न्यू असाइनमेंट जो है वो पेज ओपन हो गया है। असाइनमेंट टाइटल, यानी आप असाइनमेंट टाइटल में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ़िज़िक्स। मैं फ़िज़िक्स में असाइनमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं फ़िज़िक्स लिख देता हूँ असाइनमेंट टाइटल में कि मैंने फ़िज़िक्स के लिए जो है असाइनमेंट टाइटल सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉइंट वैल्यू। तो ये बेसिकली दिस सेटिंग allows the instructor to set a point value for the assignment. Setting a point value allows the grade to be set by rubrics if used and be sent to the grade book. यानी ये बेसिकली एक आप कह सकते हैं कि आप एक वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 100 मार्क्स का आपका एक असाइनमेंट है तो आप उसमें पॉइंट वैल्यू सेलेक्ट करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो स्टूडेंट हैं वो 50 पे फॉर एग्ज़ाम्पल पासिंग हो, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट वैल्यू रखूँगा 50। ठीक है, तो ये बेसिकली ग्रेड बुक के लिए होता है। तो चलो हम इस पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ग्रेड बुक यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ। ये देखिए जनाब, ग्रेड बुक एमफिल थीसिस। तो ये जो पॉइंट वैल्यू होती है बेसिकली ग्रेड बुक के लिए होती है। मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट्स और मैक्सिमम टोटल पॉइंट्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं अटेंडेंस, एड एंट्री, प्रेफरेंस, की, ग्राफ्स, स्केल, एक्सपोर्ट। ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली ग्रेड बुक में शामिल हैं ये चीज़ें। और ग्रेड बुक मतलब आप जब असाइनमेंट स्टूडेंट्स को दे देते हैं तो वो स्टूडेंट्स के लिए उसमें पूरी इंफॉर्मेशन जो है मौजूद होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई स्टूडेंट है वो उसकी अटेंडेंस रेट क्या है, उसका नेम वगैरह यहाँ पे आप एंट्री भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम थोड़ी सी इसको चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पे अटेंडेंस पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं अटेंडेंस जो है यहाँ से आप लोग
सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप डेट भी लिख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल 13 डेट यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें, और 13 डेट पे जो है ये स्टूडेंट जो है वो लेट आ चुका है। यहाँ पे स्टूडेंट नाम जो स्टूडेंट का जो नेम होगा वो यहाँ पे जब आप वहाँ पे नाम उसका लिख देते हैं तो यहाँ पे वो नाम फिर शो होगा। तो यहाँ पर आप फिर सबमिट कर देते हैं कि ये फलाना जो स्टूडेंट है ये जो है या लेट आया है या एब्सेंट आया है या जो भी है, तो यहाँ पर आप सबमिट करेंगे तो वो ग्रेड बुक में उसकी एंट्री ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ओके, इसी तरह ये ऐड एंट्री, यहाँ से आप यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे एंट्री नेम मतलब स्टूडेंट का नेम आप यहाँ पे लिख देते हैं, उसकी पॉइंट वैल्यू लिख देते हैं। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप उसके हवाले से आप स्टूडेंट के हवाले से देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं, और यहाँ से आप फिर उसको सबमिट भी कर सकते हैं। ओके इसके अलावा ये आप देख रहे हैं प्रेफरेंस ग्रेड बुक प्रेफरेंसेस एमफिल थीसिस। तो ये बेसिकली आपको ये शो करता है कि आप जो ग्रेडिंग सिस्टम बना रहे हैं तो वो आप या तो परसेंटेज के हवाले से बना सकते हैं या लेटर ग्रेड भी बना सकते हैं या न्यूमेरिक ग्रेड भी बना सकते हैं। मतलब परसेंटेज के हवाले से अगर आप ग्रेड बनाना चाहते हैं तो वो मार्क्स जो है वो परसेंटेज में शो करेगा। फिर इसी तरह लेटर ग्रेड जो है तो वो भी आप बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल A+ है, A है, B है, B+ है, F है, F मीन्स फेल। तो इसी तरह न्यूमेरिक ग्रेड है। न्यूमेरिक ग्रेड फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर आप हिंसों में डिजिट्स में आप ग्रेड जो है वो बनाना चाहते हैं, फर्स्ट ग्रेड को A+ ग्रेड को आप 1 दें, इस तरह B ग्रेड है या B+ है 2, 3 इस तरह आप दे सकते हैं। या अगर अपनी तरफ से आप कुछ और देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अदर पे क्लिक करेंगे और फिर उसी के हवाले से आप उसको ग्रेड जो है वो दे सकते हैं। ये आप देख रहे हैं इन्होंने भी एक फॉर्मेट आपको अदर के हवाले से दी हुई है। इसी तरह फिर आप यहाँ से इसको सबमिट भी कर सकते हैं कि ये बेसिकली रेंज आप लोगों को दिया हुआ है कि 98 to 100 जो रेंज है इसमें आप फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेड फर्स्ट रख लें, 92 से 97 जो ग्रेड है इसमें आप कोई दूसरा ग्रेड रखते। इस तरह आप देख रहे हैं ये पूरा एक टेबल आपको दिया है। यहाँ से 0 to 59 जो है इसमें लास्ट एंट्री है, तो वो उसको आप यहाँ पे एक वैल्यू भी दे सकते हैं। तो ये बेसिकली ग्रेडिंग सिस्टम पे थोड़ी सी बात हो गई। यहाँ पे आप देख रहे हैं की, आपको एक की मदद से आपको यहाँ पे समझाया दिया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रेड बुक फॉर इंग्लिश 101। तो ये पूरा जो है उन्होंने एक डिटेल आप लोगों को समझने के लिए यहाँ पे एक डिटेल जो है वो गिवन है। ये देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम है, इसी तरह ये पॉइंट्स हैं, पॉइंट वैल्यूज़ यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं परसेंटेज में शो हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं लेटर्स जो ग्रेड हैं वो आपको शो हो रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं इसके साथ एक स्टेरिक का निशान भी है। तो ये बेसिकली शो कर रहा है, यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो उसने असाइनमेंट लेट जमा की है या उसने असाइनमेंट जमा नहीं की है या वो उसकी अटेंडेंस जो है वो अटेंडेंस उसकी जो है वो कम है, तो वो बेसिकली उसके साथ फिर यहाँ पे एक स्टेरिक का निशान भी जो है वो मेंशन होगा। ये जो रेड से उन्होंने इंसर्कल किया हुआ है, तो ये बेसिकली हमें ये शो कर रहा है कि इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो एवरेज हैं। ये 35, 80, 90, 65, 45 ये एवरेज वैल्यूज़ हैं। तो आप इससे भी हेल्प ले सकते हैं। ये आप देख रहे हैं असाइनमेंट नंबर 1
असाइनमेंट नंबर 3, नंबर 4 पूरा जो है आपको एक की यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ से आप बहुत कुछ जो है वो सीख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ। ग्राफ्स जो है बेसिकली ये आपके रिज़ल्ट जो हैं उसके आपको ग्राफ जो है वो शो यहाँ पे होती है। तो किस तरह होती है ये आप देख रहे हैं। इसमें पाई चार्ट है, लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ है, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट। तो ये यहाँ पे क्लास परफॉर्मेंस फॉर ऑल असाइनमेंट्स, क्लास परफॉर्मेंस फॉर ऑल असाइनमेंट्स, क्लास परफॉर्मेंस फॉर वन असाइनमेंट, एक असाइनमेंट के लिए, क्लास परफॉर्मेंस फॉर वन असाइनमेंट, स्टूडेंट परफॉर्मेंस फॉर ऑल असाइनमेंट्स, स्टूडेंट परफॉर्मेंस फॉर वन असाइनमेंट, स्टूडेंट्स वेज क्लास परफॉर्मेंस फॉर ऑल असाइनमेंट्स। ये पूरी डिटेल जो है आपको दी हुई है कि आप का मुख्तलिफ ग्राफ, मुख्तलिफ असाइनमेंट्स क्लास के हवाले से जो है वो कंपैरिजन के तौर पर आपको एक पूरी जो है वो डिटेल यहाँ पे आपको दी हुई है कि आप ग्राफ को किस हवाले से जो है वो चेक करना चाहते हैं। तो डिटेल यहाँ पे गिवन है। यहाँ से आप बस सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे आपको ग्राफ जो है उसी तरह शो हो जाएगी। ओके, सेलेक्ट असाइनमेंट, यहाँ पे आप असाइनमेंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एमफिल थीसिस के लिए मैं एमफिल थीसिस जो क्लास है उसमें मैंने असाइनमेंट फिज़िक्स के लिए जो असाइनमेंट सेलेक्ट किए, तो यहाँ पे आप असाइनमेंट फ़िज़िक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। परसेंटेज या पॉइंट्स में अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको परसेंटेज में या पॉइंट्स में शो कर सकता है। ओके, यहाँ से मैं बैक चला जाता हूँ वापस उसी पेज पे। स्केल क्या चीज़ है इसको भी थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली स्केल जो है आप एक स्पेसिफिक वैल्यू सेलेक्ट करते हैं एक स्पेसिफिक असाइनमेंट के लिए कि ये जो है ये पासिंग स्केल है, इससे जो नीचे हैं स्टूडेंट हैं वो मुझे ड्रॉप आउट यहाँ पे शो होंगे स्केल ग्रेड बुक में। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई इंस्ट्रक्टर है वो 50 पे पासिंग मार्क्स पॉइंट्स रख देता है और 49 पे अगर स्टूडेंट जो है वो आ जाता है तो उसका डिटेल जो है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो ये बेसिकली इस चीज़ के लिए है। ओके, यहाँ पे एक्सपोर्ट, ये जब एक्सपोर्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक एक्सेल शीट जो है वो ओपन यहाँ पे हो जाता है। तो वो बेसिकली एक्सेल शीट जो है वो ये है। तो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, वही उस ग्रेड बुक की डिटेल्स हैं, स्टूडेंट हैं, क्लास एवरेज रिज़ल्ट है, पॉइंट्स है उस स्टूडेंट की, यहाँ पे परसेंटेज है, एवरेज है, लेट स्टूडेंट है, एब्सेंट स्टूडेंट है। तो बेसिकली ये वही पुरानी चीज़ है। यहाँ से मैं निकल जाता हूँ, मैं बैक चला जाता हूँ एमफिल थीसिस में और यहाँ पे मैं असाइनमेंट जो है वो क्रिएट करता हूँ। बात दूसरी तरफ चली गई तो इसलिए ये ओपन हो जाए तो हम असाइनमेंट जल्दी से क्रिएट करते हैं। ये हमारा वही पेज जो है दोबारा से ओपन हो गया है। यहाँ पे मैंने असाइनमेंट को टाइटल नेम दिया था फिज़िक्स, PHYSICS फिज़िक्स। तो ये मैं फिज़िक्स को दोबारा से नाम देता हूँ। ये बस फ़िलहाल मैं छोड़ देता हूँ पॉइंट वैल्यू। इसी के हवाले से जो है वो पूरा ग्रेड बुक जो है हमने डिस्कस कर दिया अभी। और ये आलो ओनली फाइल टाइप दैट टर्निटन कैन चेक फॉर सिमिलरिटी, आलो एनी टाइप ऑफ फाइल। तो ये मैं एनी टाइप ऑफ फाइल जो है वो मैं चूज़ करता हूँ क्योंकि बाज़ स्टूडेंट जो होते हैं उनके पास PDF में होते हैं फाइल्स, बाज़ के पास एक्सेल में होते हैं, बाज़ के पास वर्ड में होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के फाइल्स जो हैं वो स्टूडेंट सबमिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एनी टाइप ऑफ फाइल जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टार्ट डेट, ये वो डेट है जहाँ से आपका असाइनमेंट जो है वो स्टार्ट होता है। ड्यू डेट मतलब कि असाइनमेंट जो है स्टूडेंट उसी ड्यू डेट पे आपको
मस्ट जो है वो लास्ट डेट होता है उसी असाइनमेंट का, तो आपको मस्ट सबमिट करेगा स्टूडेंट। इसी तरह पोस्ट डेट जो है ये बेसिकली इंस्ट्रक्टर के लिए होता है। इंस्ट्रक्टर जब असाइनमेंट्स के हवाले से कोई फीडबैक स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है, तो वो यहाँ पे एक पोस्ट डेट जो है वो यहाँ पे मेंशन कर देता है कि ये पोस्ट डेट है, इसी पोस्ट डेट पे मैं तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो इंस्ट्रक्शंस असाइनमेंट के हवाले से दूंगा। तो ये वही पोस्ट डेट है। तो यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है 2 मई 2020। इस तरह ये टाइमिंग है, टाइमिंग भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 28 हो गया, मैं 30 कर देता हूँ। 30 चला गया, मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ 10। इस तरह ये AM है, तो आप इसको AM या PM भी कर सकते हैं। मैंने इसको PM कर दिया। ये वही ड्यू डेट है, ड्यू डेट 9 मई, तो बस चलो यही ठीक है। और इसको मैं PM 11:59 है, तो यहाँ पे मैं इसको पूरा कर देता हूँ 11 AM पे मैं इसको कर देता हूँ। इस तरह ये पोस्ट डेट है, तो पोस्ट डेट भी बस चलो यही ठीक है फ़िलहाल, और टाइमिंग भी बस ठीक है। यहाँ पे आप ऑप्शनल सेटिंग जो है वो कर सकते हैं। ये बेसिकली बहुत ज़रूरी है इंस्ट्रक्टर के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। यहाँ नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको भी हम डिटेल में करेंगे। आज की जो लेक्चर है वो थोड़ी सी लंबी होती जा रही है, लेकिन बेसिक जो चीज़ें हैं वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसमें। यहाँ पे आप देख रहे हैं इंटर स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। यहाँ इंस्ट्रक्टर जो है वो अपनी तरफ से स्टूडेंट को कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो दे सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कुछ आप लोगों के सामने लिख देता हूँ। हाय स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंस्ट्रक्टर अवेस अहमद, do your assignments on time, do your assignments on time, on due date या up to due date आप लिखते हैं, up to due date। तो ये जो है आपने अपने स्टूडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पे सबमिट की है। यहाँ पे मैंने लिख दी है, इसको मैं सबमिट कर दूंगा बाद में। ऑल सबमिशंस आफ्टर द ड्यू डेट, ये बेसिकली ऐसा सेटिंग है आप देख रहे हैं। दिस सेटिंग allows the instructor to select whether they will allow late submission to the assignment. If set to yes, student will be able to submit to the assignment after the due date. If they have not previously made a submission, if set to no, students will not be able to submit after the due date of the assignment. तो ये बेसिकली एक ड्यू डेट है, और अगर आप इसको येस करते हैं तो होता क्या है कि स्टूडेंट्स जो है वो ड्यू डेट के बाद जो है वो असाइनमेंट सबमिट नहीं कर सकेंगे। जो वहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा वो फिल होगा, वो उस पे एक बैन सा जो है वो लग चुका होगा, वहाँ पे असाइनमेंट जो है वो सबमिट नहीं होगा ड्यू डेट के बाद। तो ऑल सबमिशन आफ्टर ड्यू डेट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि नो, क्योंकि ड्यू डेट जो है उसके बाद मैं नहीं चाहता कि कोई स्टूडेंट जो है मुझे असाइनमेंट सबमिट करे। सिमिलरिटी रिपोर्ट्स, तो ये बेसिकली दिस सेटिंग allows instructor to choose whether similarity reports are generated for the submission to the assignments। मतलब अगर आपके स्टूडेंट्स हैं वो आपको असाइनमेंट सबमिट करते हैं और आप ये चाहते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स जो है उसमें सिमिलरिटी रिपोर्ट्स जो है वो सिमिलरिटी इंडेक्स जो है प्लेजरिज्म रिपोर्ट जो है वो चेक करें, वो देख सकें, तो या ये ऑप्शन जो है वो आप यहाँ पे येस कर दें। अगर
आप नहीं चाहते कि मेरे स्टूडेंट्स जो है वो ये सिमिलरिटी रिपोर्ट जो है वो ना चेक करें, तो ये ऑप्शन आप यहाँ पे नो कर दें। तो मैं ये ऑप्शन जो है वो यहाँ पे नो कर देता हूँ। अब मेरे जो स्टूडेंट्स है वो सिमिलरिटी रिपोर्ट जो है वो चेक नहीं कर सकेंगे। जनरेट सिमिलरिटी रिपोर्ट्स फॉर द स्टूडेंट सबमिशन। ओके, यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ जो है वो सेटिंग यहाँ पे दी हुई है, आप देख रहे हैं। इमीडिएटली फर्स्ट रिपोर्ट इज़ फाइनल स्टूडेंट, अगर आप ये सेटिंग जो है वो सेलेक्ट करना चाहते हैं, so students can submit once to the assignment and a similarity report will be produced immediately। यानी अगर आप ये वाली सेटिंग जो है वो सेलेक्ट करते हैं तो स्टूडेंट जो है वो सिर्फ वंस एक दफ़ा जो है वो असाइनमेंट जो है वो सबमिट कर सकेगा। उसके बाद अगर उसमें कोई गलती है असाइनमेंट में, वो दोबारा सबमिट करना चाहता हो तो वो नहीं कर सकेगा, सिर्फ एक मरतबा वो असाइनमेंट सबमिट कर सकेगा, एंड वो भी ड्यू डेट से पहले। एंड ए सिमिलरिटी रिपोर्ट विल बी प्रोड्यूस्ड इमीडिएटली, और उसका जो है वो सिमिलरिटी रिपोर्ट वो प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन वो सिमिलरिटी रिपोर्ट जो है वो सिर्फ जो है, अच्छा ये दूसरा सेटिंग है, नहीं अच्छा वो दूसरा सेटिंग है। इमीडिएटली अगर आप ये वाली सेटिंग सेलेक्ट करते हैं, कैन ओवरराइट रिपोर्ट्स अनटिल ड्यू डेट, तो आप जो है असाइनमेंट्स को दोबारा भी सबमिट कर सकते हैं अनटिल ड्यू डेट। ड्यू डेट तक आप असाइनमेंट, अगर कोई स्टूडेंट है वो असाइनमेंट एक मरतबा सबमिट करता है और वो ये सोचता है कि मैंने असाइनमेंट में गलती की हुई है, तो वो दोबारा से भी उस असाइनमेंट में दोबारा भी वो सबमिशन जो है वो कर सकता है। स्टूडेंट कैन सबमिट मल्टीपल टाइम्स टू द असाइनमेंट एंड रिसीव ए न्यू सिमिलरिटी रिपोर्ट, और दोबारा जो है वो एक नया सिमिलरिटी रिपोर्ट भी वो जनरेट कर सकता है। आफ्टर 3 रीसबमिशन दे विल नीड टू वेट 24 आवर्स आफ्टर ए रीसबमिशन टू सी ए न्यू रिपोर्ट। अच्छा, स्टूडेंट्स जो है वो 3 टाइम्स जो है वो 1 डे में 24 आवर्स में वो 3 टाइम जो है वो रीसबमिशन कर सकेंगे, अगर ये वाली सेटिंग आप सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो है उनको 24 आवर्स के लिए वेट करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली अगर आप ये सेटिंग लगा लें तो फिर जो है इसी तरह स्टूडेंट करेगा। ऑन ड्यू डेट क्या होगा? On due date, a similarity report will be generated after the due date of the assignment has passed। अच्छा, ये on due date अगर ये वाली सेटिंग आप लगा लेते हैं तो क्या होगा कि जो सिमिलरिटी रिपोर्ट है वो ड्यू डेट के बाद जो है वो खुद ब खुद जो है वो तमाम स्टूडेंट्स के लिए जनरेट हो जाएगा। तो ये बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सेटिंग जो है यहाँ पे इस ऑप्शन में मेंशन हुई हैं। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ इमीडिएटली फर्स्ट रिपोर्ट इज़ फाइनल, ये वाली सेटिंग जो है मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो इस सेटिंग के मुताबिक स्टूडेंट जो है वो सिर्फ एक दफ़ा जो है वो असाइनमेंट जो है वो सबमिट कर सकेगा, और दूसरी दफ़ा जो है वो या तीसरी दफ़ा असाइनमेंट सबमिट नहीं कर सकेगा। अच्छा, एक्सक्लूड कोड मटेरियल्स फ्रॉम द सिमिलरिटी इंडेक्स फॉर ऑल पेपर्स इन दिस असाइनमेंट। ये जो चीज़ है ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये बहुत सारे टीचर्स को भी पता नहीं होता। ये बेसिकली जब आप कोई पेपर लिख देते हैं या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई असाइनमेंट आपके स्टूडेंट ने आपको सबमिट की है, तो उसमें अगर कोई ऐसा जुमला है जो किसी का कहा हुआ जुमला है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक जो यहाँ पे मैंने असाइनमेंट जो है वो फिज़िक्स का क्रिएट किया है, तो यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कोड जो है वो अगर कोई स्टूडेंट जो है वो आइंस्टाइन का कोई कोड जो है वो मुझे असाइनमेंट में अपने असाइनमेंट में जो है वो लिख देता है, तो वो कोड जो होगा वो बेसिकली कोटेड मटेरियल्स, यानी वो
कामाज में जो है वो उसको आप कह सकते हैं कि क्लोज्ड करेगा, क्योंकि ये जो वर्ड्स होते हैं कोटेड मटेरियल्स, ये बेसिकली उसी शख्स के होते हैं, उसी शख्स के वही अल्फाज होते हैं जो उसने कहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स जो है या इंस्ट्रक्टर जो है, तो वो मतलब कोई भी है, वो उसी के अल्फाज में कोई चेंज जो है वो नहीं कर सकता, क्योंकि कोटेड मटेरियल्स का मतलब यही होता है कि जो कोटेड मटेरियल्स आपने लिखी है ये उसी शख्स की वही कापी है, तो बेसिकली उसमें प्लेजरिज्म लाजमी होती है, क्योंकि ये आपका कहा हुआ नहीं होता, वो किसी दूसरे शख्स का होता है। तो यहाँ पे आप सेटिंग में उसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं और इसको इंक्लूड भी कर सकते हैं। तो अगर आप इसको इंक्लूड करेंगे तो वहाँ पे जब सिमिलरिटी रिपोर्ट्स जनरेट होंगी तो उसमें वो 100% जो है वो आपका प्लेजरिज्म शो करेगा। और अगर आप जो है यहाँ से इसको एक्सक्लूड नो कर देते हैं तो क्या होगा, फिर जो है सिमिलरिटी रिपोर्ट में जो है जो कोटेड मटेरियल्स होंगे वो जो है उसमें सिमिलरिटी इंडेक्स नहीं होगी, बल्कि वो उससे मावरा होंगी, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी। अच्छा, इसके अलावा एक्सक्लूड स्मॉल सोर्सेज दिस सेटिंग allows the instructor to choose to exclude small sources that are not sufficient length determined by the instructor from being considered when generating similarity reports. This setting can override in individual similarity reports. In small sources, for example, अगर मैं ये कहूँ कि अगर एक सोर्स है, आपने वहाँ से कोई चीज़ जो है वो कॉपी पेस्ट की हुई है और उसमें जो है प्लेजरिज्म वो 1% से भी कम है, मतलब पॉइंट्स में है उसमें प्लेजरिज्म, तो ये बेसिकली उन सोर्सेज की बात कर रहा है। तो वो यहाँ से इसकी सेटिंग आप कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि वो सोर्सेज जो है वो आप एक्सक्लूड कर दें, तो यहाँ पे आप येस या नो पे टिक करके आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो वो सोर्सेज जो है मैं चलो मैं नो पे है तो बस नो पे ही छोड़ देते हैं, तो यही सेटिंग ठीक है। allow students to see similarity reports, ये जो है अगर आप इस सेटिंग को आप येस कर देते हैं तो आपके स्टूडेंट्स जो है वो सिमिलरिटी इंडेक्स जो है वो देख सकेंगे कि हाँ मैंने जो असाइनमेंट सबमिट की है उसमें इतना % जो है वो सिमिलरिटी इंडेक्स आया हुआ है। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को भी मैं नो कर देता हूँ, स्टूडेंट जो है वो अब नहीं देख सकेंगे कि उनके सिमिलरिटी रिपोर्ट्स में उनकी सिमिलरिटी रिपोर्ट्स जो है वो कितनी % है। इसी तरह ये आप देख रहे हैं सबमिट पेपर्स 2, इसके साथ ऊपर आप कुछ इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। ये बेसिकली क्या चीज़ है, इसमें कितनी सेटिंग है, स्टूडेंट पेपर रिपोजिटरी, इंस्टीट्यूट पेपर रिपोजिटरी, स्टूडेंट चॉइस ऑफ रिपोजिटरी, नो रिपोजिटरी, 1 2 3 4 4 सेटिंग्स हैं इसमें। तो फर्स्ट जो सेटिंग है वो हमें क्या कहता है, हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। Turnitin will store a copy of the submitted document only in the standard repository. By choosing this option, Turnitin is instructed to only use stored documents to make similarity checks against any document submitted in the future. अगर आप स्टूडेंट स्टैंडर्ड पेपर रिपोजिटरी ये वाला सेटिंग जो है आप सेलेक्ट करते हैं तो होगा क्या, होगा ये कि टर्निटिन जो है आपकी डॉक्यूमेंट की एक कॉपी जो है वो अपने पास स्टोर कर लेगी। तो बाद में क्या होगा, बाद में अगर वही डॉक्यूमेंट जो आप दोबारा सबमिट करना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम पे तो आपको सिमिलरिटी रिपोर्ट जो है वो सही बिल्कुल आपको सही परसेंटेज के साथ आपको प्रोवाइड कर देगी, लेकिन दूसरी दफ़ा जो है
अगर आप वही डॉक्यूमेंट दोबारा सबमिट करेंगे तो क्या होगा, फिर जो है उसमें 100% जो है वो प्लेजरिज्म शो करेगा। तो ये बेसिकली हायर एजुकेशन को जब कोई बंदा जो है वो पेपर सबमिट करता है तो उस टाइम पे जो है स्टैंडर्ड पेपर रिपोजिटरी जो है वो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता है। तो फ़िलहाल मैं इसको छोड़ देता हूँ। इंस्टीट्यूशन पेपर रिपोजिटरी, choosing this option instructs Turnitin to only add submitted documents to a repository private to your institution. Similarity checks to the submitted documents will be made by other instructors within your institution. ये सिर्फ इंस्टीट्यूशन, एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन के हवाले से ये सेटिंग कि अगर आप ये वाली सेटिंग सेलेक्ट करते हैं तो एक स्पेसिफिक जो इंस्टीट्यूशन है उसके लिए ये सेटिंग जो है वो काम करेगी, और अदर इंस्टीट्यूट वाले अगर इसको चेक करेंगे तो वो उस पर काम जो है वो नहीं करेगी। और ये जो है एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट रिपोजिटरी में जो है वो आपकी फ़ाइल आपकी फ़ाइल जो है वो स्टोर करेगी। ओके, स्टूडेंट चॉइस ऑफ रिपोजिटरी, स्टूडेंट विल हैव ए चॉइस ऑफ वेदर देयर फाइल विल बी सबमिटेड, हाउ Turnitin will process their file is based on their instruction। ये जो सेटिंग है ये स्टूडेंट चॉइस ऑफ रिपोजिटरी है। तो अगर कोई स्टूडेंट्स जो है ये वाला सेटिंग जो है वो सेलेक्ट करता है तो क्या होगा, स्टूडेंट विल हैव ए चॉइस ऑफ वेदर देयर फाइल विल बी सबमिटेड, हाउ Turnitin will process their file is based on their instructions। यानी आप जो इंस्ट्रक्शन उसको दे, आपने जो इंस्ट्रक्शंस जो है वो उसको दे दिए हैं उसी के मुताबिक जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा Turnitin सिमिलरिटी रिपोर्ट। इसी तरह नो रिपोजिटरी जो है तो ये बेसिकली नो रिपोजिटरी जो है अगर आप Turnitin को कोई डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट कर देते हैं तो अगर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं नो रिपोजिटरी तो क्या होगा, आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट हमेशा के लिए ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आप चेक करना चाहते हैं बार बार अपने डॉक्यूमेंट्स को कि मेरे डॉक्यूमेंट जो है वो सिमिलरिटी इंडेक्स कितना रिड्यूस हुआ है, आप थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं, बाद में फिर चेक करते हैं, फिर थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं, फिर बाद में चेक करते हैं, तो उसके लिए ये ऑप्शन बेस्ट है। क्योंकि ये ऑप्शन जो है वो इस ऑप्शन से इस वाले ऑप्शन से आप Turnitin जो है वो कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो स्टोर नहीं करता आपका। तो हमेशा के लिए आपका सिमिलरिटी रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल 100% करेक्ट आएगा। अच्छा, ये तो ये सेटिंग हो गई। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, स्टैंडर्ड पेपर रिपोजिटरी, नो रिपोजिटरी, और हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस जो है वो दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो 2 ऑप्शंस, ये बाकी वाले ऑप्शन उन्होंने एक्सक्लूड किए हुए हैं यहाँ से, क्योंकि इनमें बाद में बहुत ज़्यादा मसाइल जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, तो इसलिए वजह से इन्होंने ये एक्सक्लूड किए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, सर्च ऑप्शंस, द सर्च ऑप्शंस setting allows the instructor to select which Turnitin repositories students submission will be checked against when processing similarity reports for papers. The similarity index percentage may decrease if a repository option is deselected। मीन्स के ये जो चीज़ है स्टूडेंट पेपर रिपोजिटरी, करंट एंड आर्चीव्ड इंटरनेट, पीरियडिकल जर्नल एंड पब्लिकेशन, ये बेसिकली Turnitin जो है चेकिंग के हवाले से है कि अगर आप सिर्फ एक जो है वो इसको अनटिक कर देते हैं, इसको भी अनटिक कर देते हैं, इसको भी अनटिक कर देते हैं, तो होगा क्या कि आपकी जो सिमिलरिटी रिपोर्ट्स हैं Turnitin जो है वो
इस चीज़ पे ज़्यादा जोर नहीं देगा। स्टूडेंट पेपर रिपोजिटरी पे, करंट एंड अर्चीव्ड इंटरनेट सोर्स पे और पीरियडिकल्स, जर्नल्स एंड पब्लिकेशन जो है वो इन चीज़ों पे जो है वो ज़्यादा फोकस नहीं करेगा। और अगर आप इस चीज़ को सेलेक्ट करते हैं तो टर्निटन जो है वो टर्निटन जो है आपने उसको इंस्ट्रक्शन दे दी कि इन चीज़ों से भी जो है आप मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है उसका सिमिलरिटी रिपोर्ट जो आप चेक करें। तो अच्छी बात है, मैंने इसको भी टिक कर दिया। अच्छा, ऑनलाइन ग्रेडिंग, ये वही चीज़ है ग्रेडिंग। This setting allows an instructor to select a rubric form to use when grading this assignment. यहाँ से आप एक रूब्रिक सेटिंग जो है वो कर सकते हैं कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कौन सी क्लास के लिए जो है आप यहाँ पे कुछ कैटेगरीज भी आपको मेंशन की हुई हैं या आप किस कैटेगरी के हवाले से जो है वो ग्रेडिंग करना चाहते हैं और अपना रूब्रिक जो है वो लॉन्च करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बस मैं इसको फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ देता हूँ नो रूब्रिक पे। ओके, यहाँ एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ ETS ई-रेटर सेटिंग, ये जो है ये बेसिकली ETS टेक्नोलॉजी जो है ये टर्निटन का एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने ये चीज़ इसमें डाली है टर्निटन में। ये जो टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली ग्रामर टेक्नोलॉजी है। टर्निटन जो है अगर आप इसको येस कर देते हैं यहाँ पे तो ये जो टर्निटन है ये आपके डॉक्यूमेंट्स, पूरे डॉक्यूमेंट्स को रीड आउट करता है और जहाँ पे भी ग्रामेटिकल जो मिस्टेक्स हो उसको पॉइंट आउट कर देता है। आपको बाकायदा पेज भी बता देता है कि फ़लाने पेज पे जो है आर्टिकल का मिस्टेक है या सेंटेंस एक्टिव पैसिव का मिस्टेक है या जो है उसमें कोई टेंस का मिस्टेक है, कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो उसका कोई मिस्टेक हो तो वो आपको आइडेंटिफाई भी कर देता है और आपको बता भी देता है कि ये चीज़ जो है आपको इस तरह करनी चाहिए, आपने जो है इस तरह की है तो इस तरह जो है वो गलत है, आप इस तरह करें और ये ऑप्शन जो है आप वो अपना टिक करें, अपनी गलती जो है वो आप सुधार लें। तो ये बहुत ज़बरदस्त सेटिंग जो है वो ई-रेटर जो है टेक्नोलॉजी है इसका। अच्छा, यहाँ से आप डिक्शनरी जो है उसके लिए ई-रेटर टेक्नोलॉजी के लिए सेलेक्ट कर दें कि US इंग्लिश डिक्शनरी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, UK इंग्लिश डिक्शनरी या बोथ US एंड UK डिक्शनरी जो है वो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। कैटेगरीज इनेबल बाय डिफ़ॉल्ट, ये जो है स्पेलिंग, ग्रामर, यूसेज, मैकेनिक्स, स्टाइल, ये सब पे आप क्लिक कर दें तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो बहुत ही रिफाइन इन सब के हवाले से जो है वो टर्निटन जो है वो इसको रिफाइन करेगा इन सब चीज़ों के हवाले से। तो यही जो है पूरा जो सेटिंग था एक असाइनमेंट के हवाले से मैंने आपको बता दिया और यहाँ पे अब मैं असाइनमेंट क्रिएट करने जा रहा हूँ क्योंकि लेक्चर जो है वो काफ़ी लेंथी हो चुका है। जी जनाब, देख रहे हैं आप असाइनमेंट जो है वो क्रिएट हो चुका है, बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं फिज़िक्स, वो हमारे असाइनमेंट का टाइटल है। स्टार्ट डेट, ड्यू डेट, पोस्ट डेट सब को जो है वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है और स्टेटस जो है वो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं 0/0 है, यानी किसी ने जो है वो यहाँ पे असाइनमेंट जो है वो सबमिट नहीं की है। अच्छा दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे कि हम असाइनमेंट्स जो है वो किस तरह जो है सबमिट कर सकते हैं, ख़ुद किस तरह सबमिट कर सकते हैं, एक इंस्ट्रक्टर जो है वो असाइनमेंट ख़ुद किस तरह सबमिट कर सकता है, किन मेथड्स के ज़रिए, और स्टूडेंट्स जो हैं वो आपको असाइनमेंट किस तरह जो है सबमिट कर सकते हैं।
तो इंशाल्लाह इस पे बाद में बात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी था। अल्लाह हाफिज़।